फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटेक्निक के 2014 में जो फिजिक्स में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन को आप रटे नहीं, क्वेश्चन को आप हर क्वेश्चन को समझोगे क्वेश्चन किस तरह किया जाएगा, फिर उसके बाद उसके बेस पर कैसा भी क्वेश्चन आए फिर आपसे हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे आप पेपरों को आपने देखा होगा, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे वैसे आपको लग रहा होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। तो हर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझते हुए करिएगा। और आप भी अपने पास डॉट और पेन, डॉट कॉपी और ये जो पेपर, ये तीनों लेके आप बैठें और खुद भी ये सॉल्व करें। जैसे जब आप सॉल्व करने बैठे, आपने पहले वो सॉल्व किया, यदि सॉल्व नहीं हुआ आपसे तो आप उस वीडियो फिर चालू करो, फिर देखो हमने कैसे सॉल्व किया है, फिर आप इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन देखो आप। तो इस तरह से जब आप खुद करने की कोशिश करोगे, ये नहीं कि बस सॉल्यूशन देखना है आपको, नहीं, आपको अपने स्वयं को करने की प्रैक्टिस डालनी है। जब यदि नहीं हुआ तो आप ये सोचो कि क्यों नहीं हुआ, पूरा दिमाग लगाएं आप उस पर, और उसके बाद यदि नहीं होता है फिर आप देखेंगे किस तरह किया गया है। तो देखिएगा, फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं फिजिक्स का कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बादलों की गड़गड़ाहट रोशनी देखने के 5 सेकंड बाद सुनी गई। यानी कि रोशनी के 5 सेकंड के बाद हमने गड़गड़ाहट सुनाई दी। यही तापमान 20 होता तो ध्वनि सुनाई देती कितने सेकंड बाद। अभी देखिएगा, यदि 0 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर होता तो हमें 5 सेकंड बाद सुनाई देती, और तापमान 20 है, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो कितने सेकंड बाद सुनाई देगी। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा, और जब वेग बढ़ेगा तो वह ध्वनि हमें पहले सुनाई देगी, अर्थात 5 से पहले सुनाई देगी। कितने सेकंड पहले सुनाई देगी, तो देखिएगा ये कह रहे हैं 5 सेकंड बाद सुनाई दी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें 5 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, तो हम ये निकालेंगे कि 5 सेकंड में उस ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि द्वारा चली दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड इंटू समय 5 कह रहे हो आप। 5 दूनी 10, 10 का 0, 1 हासिल, 5 या 15 और 1 16 का 6, 1 हासिल, 1660 मीटर। इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी ध्वनि को। अब यही तापमान 20 हो गया तो हम ये निकालेंगे इस दूरी को ही तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी। 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल, देखिए फॉर्मूला ये होता है V0 + 0.61T। किसी भी टेम्परेचर पर यदि आपको चाल निकालनी है तो 0 डिग्री पर चाल प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करते हैं। V0 332 प्लस 0.61 और टेम्परेचर है आपका 20, 332 प्लस 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 0 और 2 के बाद पॉइंट, तो लगभग ये 332 और 12 344.2 मीटर पर सेकंड। अब 1660 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब 20 डिग्री सेल्सियस पर इस दूरी को तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 1660 बटे हम 344 ही ले लेते हैं। यदि आप सब काटेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 4 छिंग 24। आप सीधे सीधे 415 में यदि हम 86 से डिवाइड करें, देखिए कितना आता है। 8 से 4 बार, 4 पंजे 20 का 0, 2 हासिल, 4 अठे 32 और 2 34, 5, 11 से 4 गए 7, कितना चाहिए पॉइंट लाएंगे 0, 8 नंबर 72, 8 64, 8 बार, 8 6 48 का 8, 4 हासिल,
8 8 64 और 4 68, सही है। 10 में से 8 गए 2, 14 में से 8 गए 6, सही है। 0 लगा दिया हमने तो 8 8 64 8 70 लगभग 4.87। तो आंसर इसमें आ रहा है देखिए 4.8 सेकेंड। तो आंसर आ गया 4.8 सेकेंड के बाद। तो यदि तापमान 20 हो जाएगा तो यही ध्वनि हमें 4.8 सेकेंड बाद सुनाई देगी। तो ये पूरा प्रोसेस करने का तरीका है। लेकिन अब आपको सॉल्व शॉर्ट में करना होता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप शॉर्ट में करें। नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि वायु भरे गोले का अर्धव्यास दोगुना किया जाता है। अर्धव्यास गुना करेंगे तो त्रिज्या भी दूनी होगी। पहले तापमान 0 से बढ़ाकर 546 कर दिया जाता है। अब देखिए, पहले मान लीजिए पहले त्रिज्या थी r, बाद में त्रिज्या कितनी हो गई 2r। पहले टेम्परेचर कितना था 0, तो 0 प्लस 273 केल्विन। बाद में टेम्परेचर कितना कर दिया था 546 प्लस 273, 6 3 9 7 4 11 का 1 1 हासिल 5 3 819 केल्विन। यदि आप थोड़ा गौर करें तो ये 273 का 3 गुना होता है, तो ये 3T1 लिख सकता हूं मैं, T2 बराबर 3T1। अब चूंकि गोला है, अभी करें तो तापमान इतना करें, बाद में तो बाद में कमी होगी, बाद में नहीं दाब में कमी होगी। दाब में कितनी कमी होगी, ये काम करें आप, पहले आयतन बताएं। आयतन कितना होगा, आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, पहले गोले का आयतन। बाद में जब हमने अर्धव्यास दोगुना कर दिया, त्रिज्या भी दोगुनी हो गई, तब आयतन V2 4/3 पाई 2r का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। यदि आप गौर करें 4/3 पाई r क्यूब V1 8V1, पहले आयतन था V1, बाद में आयतन हो गया V1 8V1। तब फॉर्मूला आदर्श या समीकरण से कि P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। P1 कितना है, आयतन V1, टेम्परेचर T1, बाद में दाब P2, आयतन V2 की जगह 8V1 और टेम्परेचर T2 की जगह 3T1। तो T1 से T1 कटेगा, V1 से V1 कटेगा, तो V2 बराबर कितना हो गया 3/8 T1। यानी कि अर्थात बाद में जो दाब होगा वो पहले वाले दाब का 3/8 गुना हो जाएगा। तो आंसर है मूल दाब का 3/8। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं ये कि एक इस्पात की छड़, ठीक है, एक इस्पात की छड़ तथा एक अन्य एल्युमिनियम की छड़, एल्यूमिनियम की छड़ का तापमान 0 से 100 तक बढ़ाने पर, दोनों का तापमान, इसका भी तापमान 0 से 100, इसका भी तापमान 0 से 100, डेल्टा टी यहाँ भी 100 हो गया और डेल्टा टी यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर दोनों छड़ों की लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। जितनी वृद्धि इस्पात में उतनी ही वृद्धि एल्युमिनियम में, अर्थात डेल्टा एल स्टील और डेल्टा एल एल्युमिनियम बराबर होगा। यदि इस्पात की छड़ की लंबाई 1 मीटर हो, इस्पात की लंबाई स्टील की 1 मीटर, तो एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई लगभग कितनी है, लंबाई हमें एल्युमिनियम की निकालनी है। आप क्या दे रखा है कि एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई है अल्फा एस दे रखा है, अल्फा एस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, और अल्फा एल्युमिनियम 1.71 इंटू 10⁻⁻5। यदि आप गौर करें, आपको फॉर्मूला मालूम है कि अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे
एल डेल्टा टी, तो डेल्टा एल बराबर एल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पर एल्फा डेल्टा एल स्टील में लगाऊंगा तो एल्फा स्टील लंबाई स्टील डेल्टा टी। और फिर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्फा एल्यूमिनियम लंबाई एल्यूमिनियम डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। एल्फा स्टील कितना होगा 1.2 इंटू 10 की पावर -5, स्टील की लंबाई 1 मीटर। एल्फा एल्यूमिनियम 1.71 इंटू 10 की पावर -5 और लंबाई एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसके बाद हमें एल्यूमिनियम की लंबाई चाहिए तो एल्फा एल्यूमिनियम 1.2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 1.71 इंटू 10 की पावर -5, इससे ही कट गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये पॉइंट लगभग 0.7 मीटर के समथिंग आएगा। और मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलें तो 100 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कि -5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 50 ग्राम बर्फ को 50 ग्राम बर्फ को वाष्प में परिवर्तित करना है। तो वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? सही है। अब यहां पर आपको मालूम है -5 डिग्री की बर्फ को और भाप में बदलना है। देखिए आपको हमने बताया कि यदि जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो उसमें दो ही परिवर्तन होंगे, या तो अवस्था परिवर्तन या ताप परिवर्तन। दोनों परिवर्तन एक साथ कभी नहीं हो सकते। जब ताप परिवर्तन होगा तो अवस्था नहीं बदलेगी, और जब अवस्था बदलेगी तो ताप नहीं बदलेगा। और यदि आप जल की बात करें तो जल में 2 अवस्था परिवर्तन होता है, एक 0 पर और एक 100 पर। जैसे जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और या फिर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। इसी प्रकार 100 पर जल 100 डिग्री पर भाप में बदलता है, या फिर 100 डिग्री पर भाप जल में बदलती है। तो इन दो जल में केवल इन 2 टेम्परेचर पर ही अवस्था परिवर्तन होता है, बाकी अन्य टेम्परेचर पर इसमें ताप परिवर्तन होगा। यहाँ पर आपके पास -5 डिग्री की बर्फ है, इसको भाप में बदलना है। तो सबसे पहले -5 डिग्री की बर्फ जब ऊष्मा देंगे तो ये बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। -5 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। उसके बाद उसको ऊष्मा देंगे तो आपको मालूम है 0 डिग्री की बर्फ पहले अब पिघलेगी, तो 0 डिग्री की बर्फ ये बदलेगी 0 डिग्री सेल्सियस के जल में। पूरी बर्फ पिघल गई। जब पूरी बर्फ पिघल गई, इसके बाद यदि आप ऊष्मा देंगे तो इसका ताप बढ़ना शुरू होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल 100 डिग्री सेल्सियस के जल में। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस का जल और उसमें देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से -5 की बर्फ 100 की डिग्री के भाप में परिवर्तित होगी। आप सभी के लिए अलग अलग ऊष्माएं निकाल लें और सबको जोड़ लें। यहां पर देखिए Q1, चूंकि यहां अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो mf डेल्टा टी कितने ग्राम बर्फ है 50 ग्राम। S विशिष्ट ऊष्मा लगाएंगे बर्फ की, तो देखिए इसमें दे रखा है बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5। डेल्टा टी जब -5 से 0 करेंगे तो टेम्परेचर बदलेगा 5 पॉइंट से 0, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 कैलोरी, इतनी ऊष्मा। इसका 0 की बर्फ 0 के जल में, जब 0 की बर्फ 0 के जल में बदलेंगे कितनी ऊष्मा चाहिए? Q2 बराबर mf डेल्टा टी। सॉरी, यहाँ पर अवस्था बदल रही है, अवस्था परिवर्तन के लिए ml लगाते हैं। m यहाँ पर 50 और l गुप्त ऊष्मा
चूंकि बर्फ है तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा देखिए इसमें दे रखी है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो 80, 8 पंजे 40 और 2 जीरो 4000 कैलोरी। अब जीरो का जल 100 के जल में बदल रहा है, ताप परिवर्तन Q3 बराबर mf डेल्टा T, m 50s, चूंकि जल है, जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है तो सही है, नहीं तो 1 होती है, ठीक है, नहीं दे रखी 1 लगाएंगे, और डेल्टा T 100, ये हो गया 5000 कैलोरी। इसके बाद 100 डिग्री का जल 100 डिग्री की भाप में Q4 बराबर ml, क्योंकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, 100 का जल 100 की भाप में, m 50 और l 540, 2 जीरो 5 चौक 20 का जीरो, 2 हासिल 5 पंजे 2502, 27,000 कैलोरी। तो कुल ऊष्मा कितनी चाहिए? कुल ऊष्मा Q बराबर 27,000, 5,000, 32 और 4 36, ये आ गया टोटल 36,125 कैलोरी। तो इतनी ऊष्मा की आपको टोटल आवश्यकता होगी। नेक्स्ट अगला 5वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक केवल विकिरण द्वारा ही पहुंचती है, अर्थात विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और सूर्य से प्रकाश बिना किसी माध्यम के पृथ्वी तक आता है। तो ये विधि होगी विकिरण। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है, देखिए 3 मीटर पर सेकंड के वेग से मनुष्य दौड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेगा। 3 मीटर के वेग से यह, 3 मीटर के वेग से प्रतिबिंब, तो मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच सापेक्ष वेग हमेशा दूना होगा। 3 और 3 6, तो आंसर होगा इसका 6 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा कि यदि वस्तु u वेग से भाग रहा हो समतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब भी u वेग से ही भागेगा और दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष वेग 2u होता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, कि एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने और उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब हो गया 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30, क्योंकि ये कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण ये हुआ, प्रतिबिंब दर्पण के सामने इधर बनेगा, ये होता है दर्पण के पीछे, तो 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ली गई है, इधर ली गई है। तो ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ज्वाला मतलब वस्तु की लंबाई O बराबर 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, प्रतिबिंब की लंबाई 5, और आपको मालूम है कि अवतल दर्पण से सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब के लिए लंबाई माइनस में। तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए डायरेक्ट यदि आप देखें, हमें मालूम है I/O बराबर F माइनस V बटे F, ये संबंध है आवर्धन का। तो I -5, O 10, F माइनस V, तो माइनस माइनस प्लस 30 और बटे F 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का F बराबर 2F प्लस 60, 2F को इधर कर लें, माइनस का 3F इजिकल टू 60 और F इजिकल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हो तो 100/f और मीटर में हो तो 1/f। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन कह रहे हैं, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर
और से अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है, 25 सेंटीमीटर दूर, डी 25 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता बराबर 1 प्लस डी बटे एफ, 1 प्लस डी 25 बटे 5, 5 बन जाए 25, 5 और 1 6। ये आ गया इस उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता। यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में 30 आवर्धन क्षमता वाले अभिदर्शक लेंस के साथ प्रयोग किया जाए, तो अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता 30 है, तो इस संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? क्योंकि संयुक्त माइक्रोस्कोप अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक और एक अभिनेत्र, सही है। इस लेंस को हम अभिनेत्र लेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और इसे अभिदर्शक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, हमें इसकी भी आवर्धन क्षमता मालूम है और इसकी भी आवर्धन क्षमता मालूम है, तो पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी m1 इंटू m2 अर्थात 6 गुणा 30 180। तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होगी 180। 11वां क्वेश्चन, सॉरी ये 10वां क्वेश्चन था, नमा थ्योरेटिकल था। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्या है कि एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हैं तथा दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम हैं। एक में तो सामान्य अवस्था से 12 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और दूसरे 16 इलेक्ट्रॉन कम हैं। इन दोनों को हम संयुक्त संपर्क में लाएंगे, तो एक पर तो 12 कम है और दूसरे पर 16 ज़्यादा हैं, सॉरी एक पर 12 अधिक हैं और दूसरे पर 16 कम हैं। तो जब दोनों को हम एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो एक पर 12 अधिक हैं, दूसरे पर 16 इलेक्ट्रॉन कम है, तो संयुक्त लाने पर क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाएगी। तो संयुक्त वस्तु पर आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 12वां क्वेश्चन कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, 8 कूलम का एक बिंदु आवेश, गोले पर 8 कूलम का कुल आवेश है। इलेक्ट्रॉन गोले के एक बिंदु से गोले के विकर्णीय विपरीत बिंदु तक जाता है। देखिए आप इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर ले जाते हैं हम, तो कितना कार्य किया जाएगा? देखिएगा, याद रखिएगा कि गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो जितना विभव यहां होगा उतना ही विभव यहां होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर, क्योंकि हर बिंदु पर विभव समान है तो विभवांतर 0 होगा, क्योंकि गोले के प्रत्येक बिंदु, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो विभवांतर 0। इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से विकर्णता विपरीत यानी बिल्कुल सामने वाले बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, इलेक्ट्रॉन का आवेश लाएंगे। अब चूंकि विभवांतर ही 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0, तो किया गया कार्य 0 होगा। 13 क्वेश्चन, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्ट मीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। यानी कि बैटरी एक, ये बैटरी, इससे जब एक वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो ये 6 वोल्ट दिखाता है, अर्थात इसका विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। बैटरी से जब लैंप जलाते हैं, अब देखिए बैटरी से हमने एक लैंप जला दिया, यहाँ पर लैंप जल रहा है, तब वोल्ट मीटर 4 वोल्ट दिखाता है 6 वोल्ट का। जब लैंप जला दिया तो दिखा रहा है 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जब लैंप जलाएंगे तो धारा प्रवाहित होगी, और जब धारा प्रवाहित होगी तो इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कार्य करेगा। जब आंतरिक प्रतिरोध कार्य करेगा तो कुछ विभवांतर गिर जाएगा। अब देखिए बैटरी थी 6 वोल्ट की, दिखा रहा है ये अब 4 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट कहाँ गया? इस बैटरी अंदर, जिसे बोलते हैं हम आंतरिक विभवांतर। तो आंतरिक विभवांतर हो गया 2 वोल्ट, जो कि प्लेट की, बैटरी की प्लेटों के बीच में होगा। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो, लैंप का प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, तब
बैटरी का प्रतिरोध कितना होगा, बैटरी का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध। अब बताइए बाहरी विभवांतर है 4 वोल्ट और बाहरी प्रतिरोध है 20 ओम, तो धारा कितनी बहेगी, I बराबर V बटे R। V है 4 और R है 20, 1/5 एम्पियर, इतनी करंट फ्लो होगी। और यदि हम आंतरिक विभवांतर लगाएंगे तो V = I इंटू स्मॉल r। V है 2, I 1/5 इंटू R, R बराबर 5 दूनी 10 ओम। तो इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम होगा। 14 क्वेश्चन कह रहे हैं घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। तो घरेलू सर्किट जितने बनाए जाते हैं उसमें बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में सभी पर विभवांतर समान होता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा 12 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी है 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/2 पाई और I बटे R। μ0/2 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7, I 12 और दूरी है 48, 48 × 10⁻⁻2 मीटर में। 12 × 48, 2 में 4 का भाग करूँगा तो 0.5, -2 ऊपर गया +2, -5, 5 × 10⁻⁻6 टेस्ला। सही है, तो आंसर है इसका पहला। 16 क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है। तो हम जानते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन पर ही ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रू गेज से तार का व्यास 0.55 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता होगी। देखिए जब मीटर पैमाने से नाप रहे हैं तो वह केवल दशमलव के 1 स्थान तक नाप रहा है, और स्क्रू गेज से जब तार का व्यास नापा तो दशमलव के 3 स्थान तक नाप रहा है, तब यथार्थता होगी। दशमलव के जितने स्थान तक कोई यंत्र नापेगा उसकी यथार्थता उतनी ही शुद्ध होगी। तब हम कहेंगे कि स्क्रू गेज से नापी गई तार की यथार्थता अधिक होगी, तो दोनों की यथार्थता असमान होगी। तो आंसर होगा इसका असमान। अब देखिए कहीं कहीं आंसर शीट में आंसर भी गलत छप गए हैं, तो आप आंसर पर ध्यान न दें। तो इसका आंसर सही है असमान। 18वें क्वेश्चन में ये पूछा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। देखिए धारा, विद्युत धारा अदिश होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश, दूरी अदिश और आयतन भी अदिश। तो इसमें से सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। 19वां क्वेश्चन है किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया। तब पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल कितनी होगी। यहाँ पर जब ये टकराएगा तो चाल, यदि हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो इसके नीचे की ओर चाल हम क्या लेंगे, प्रारंभिक चाल केवल -20 कर लेंगे, दिशा पलट देंगे। फेंका ऊपर की ओर चाल है 20, तो नीचे की ओर कितनी हो गई -20। यहाँ पर टकराते समय इसकी चाल कितनी होगी v, तो v² बराबर u² + 2gh, v² बराबर u का मान -20 का स्क्वायर 400 + 2, g का मान 10 और h 200, 400 + h 200 ही है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 1 2 3, 1 2 3, 4400 मीटर पर 4400 v बराबर, जब हम 4400 का वर्गमूल लेंगे तो ये 4400 का, तो देखिए 2 0 का तो 10 आ गया, और 44 का वर्गमूल ले लो बस। 44 का 6 6 36, 14 से 6 गए 8, सही है, पॉइंट लगाया, 2 0, 6 दूनी 12, 12 7 84, 12 6 लगभग 6.6 मान लीजिए।
और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, लगभग 66 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से 66 मीटर के लगभग, इसमें 66 मीटर के लगभग कोई आंसर नहीं है, यानी कि ये कुछ इनके दिए गए ऑप्शनों में मिस्टेक है। सही आंसर है इसका 66 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 20वां, 150 किलोग्राम की तोप से, ठीक है, तोप से 1.5 किलोग्राम का गोला, तोप का द्रव्यमान है 150 किलोग्राम, गोले का द्रव्यमान है 1.5 किलोग्राम, दागा जाता है जो 60 के वेग से निकलता है। गोले का वेग है 60 मीटर पर सेकंड। तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा? तोप कितने वेग से पीछे हटेगी? अब देखिए इसमें हम लगाएंगे कि तोप का संवेग बराबर गोले का संवेग, दोनों के संवेग बराबर होंगे। संवेग बराबर m1 u1 बराबर m2 u2। m1 150, u1 निकालना है, m2 1.5 और u2 60। तो u1 बराबर 1.5 इंटू 60/150, पॉइंट से 0 कट गया, 15 ढाई 150 और 6 में 10 का भाग कर रहे हैं 0.6 मीटर पर सेकंड। तो 0.6 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटेगी। 21वां क्वेश्चन कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों में एक पिंड को रखने पर उसका भार 6.54 ग्राम और 10 ग्राम प्रतीत होता है। यानी त्रुटिपूर्ण तराजू है, एक पलड़े पर जब रखते हैं तो भार आता है 6.4 ग्राम और दूसरे पर रखते हैं तो 10 ग्राम। सही भार क्या हुआ? यदि अलग अलग पलड़े पर रखने पर भार भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का सही भार W बराबर √ W1 W2, √ 6.4 इंटू 10, पॉइंट से 0 कट गया और 64 का वर्गमूल 8 ग्राम। तो उसका सही भार होगा 8 ग्राम। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन। हाँ 22वां कि m द्रव्यमान के कण का संवेग PS की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि आप डायरेक्ट कहें तो इस क्वेश्चन को भी हमने पिछले जो पेपर थे उसमें डायरेक्ट आप इनके बीच में गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन बताया था। जहां देखिए हम दोबारा बता देते हैं, वैसे डायरेक्ट रिलेशन होता है K बराबर P² 2m गतिज ऊर्जा और संवेग में। तो संवेग है P, द्रव्यमान है m, तो गतिज ऊर्जा K बराबर P² 2m। आप कहें इनमें रिलेशन कैसे? तो K बराबर हम जानते हैं 12 mv²। हमने m का ऊपर मल्टीप्लाई किया और m का नीचे मल्टीप्लाई किया और m इंटू v क्या होता है P, तो P²/m, तो आ गया P² 2m। कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती। देखिए जब कोई पिंड उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उस उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है, कक्षीय चाल का फॉर्मूला होता है VO बराबर √ GME/RE, RE + H। तो यहां पर पिंड का द्रव्यमान नहीं आता है। जब पिंड का द्रव्यमान नहीं आता यानी उपग्रह का द्रव्यमान नहीं आता है तो कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, आता है, पृथ्वी की त्रिज्या RE ये भी आती है। एक है गुरुत्वीय त्वरण। आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहाँ आ रहा है इसमें? यदि हम GME बराबर रखें, GME बराबर होता है GRE² + H, तो G भी आ गया। तो इस तरह से उपग्रह की कक्षीय चाल केवल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। 24 क्वेश्चन, यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए। देखिए हम जानते हैं यदि किसी A क्षेत्रफल पर F बल लगे तो P बराबर F/A। यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तो बल को दोगुना कर दिया तो बल F की जगह 2F और एरिया आधा कर दिया जाए तो A की जगह A/2, तो दाब कितना हो जाएगा? 2 को पकड़ लो, 2 दूनी 4, 4F/A और F/A होता है P, तो दाब कितना हो गया? 4P। तो सतह पर लगने वाला दाब 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें 24 तक की फिजिक्स के क्वेश्चन थे, 25वां बताते हैं लेकिन वो केमिस्ट्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। 25वां कि
90 थोरियम 234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर पदार्थ, देखिए जब कभी बीटा कण उत्सर्जित होगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 90 से 91, और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 91 234 कौन सा है? पैलेडियम। तो ये आंसर होगा आपका बी, पैलेडियम। तो इस प्रकार से यह फिजिक्स से हमने 2014 के क्वेश्चन करे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरह कर लें। अगले वीडियो में हम फिजिक्स के 2013 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम केमिस्ट्री के पीछे से ही 2019 से फिर पीछे की ओर हम केमिस्ट्री के ही क्वेश्चनों को, हर पेपर के केमिस्ट्री क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हर साल के पेपरों की आपके पास अलग अलग वीडियो मिलेगी आपको, केमिस्ट्री की भी। तो एक पेपर और आएगा आपके पास फिजिक्स का 2013 का भी, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से कर लें।